स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग बिजनेस फाइनेंस का रिवीजन सीरीज स्टार्ट करेंगे। आई नो आपकी पेपर की डेट्स आ गई हैं। आपके पेपर हैं 18 तारीख से और कंटिन्यूअस बेसिस पे पेपर चलने वाले हैं। तो ना हम थोड़ा सा पढ़ने का ट्राई करेंगे, हम रिवीजन करेंगे, हम एक ऐसा रिवीजन करेंगे जिसमें कि हमें मगअप हो जाएगा, हमें रिवाइज हो जाएंगी सारी चीज़ें। और मैं आपको दूंगी एक स्नैपशॉट काइंड ऑफ कि आप सारी चीज़ों को टैकल कर पाओ। बिकॉज़ ना हम ऑलरेडी पहले से बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं और जो स्टूडेंट्स मुझसे नहीं पढ़ रहे थे अभी इस समय, वो भी कहीं न कहीं सोर्सेज़ से पढ़ चुके होंगे। टीचर्स ने कोर्स कंप्लीट करा दिया है और हमें अब पढ़ाई कंप्लीट करनी है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं टारगेट गुरुकुल आपके साथ में हमेशा रहता है। तो आपके लिए हम लेकर के आए हमारी रिवीजन सीरीज़। आपको इसे कंटिन्यूएशन बेसिस पे करना है सो दैट आपके नंबर अच्छे आ पाएँ। और हमें ट्राई करना है कि हम हमारी तरफ से कैसे बेस्ट कर सकते हैं। बिकॉज़ ना एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर लाना ही हमारा एम नहीं होता है, जबकि हमें नॉलेज बिल्डअप करना होता है अपना। बिकॉज़ अगर आने वाले टाइम में आपके नंबर अच्छे आए हैं एंड आपको इंटरव्यू के टाइम पे कुछ नहीं आ रहा है, तो इसका कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन नहीं है कि आप प्रैक्टिकल इम्प्लीकेट उस चीज़ को कहाँ पे कर पा रहे हो, राइट? तो फिलहाल के लिए बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं। राइट। तो फिलहाल के लिए देखो, वीडियो क्लियर है, सारी चीजें बेटर चल रही हैं। देखो, हमें बिजनेस फाइनेंस में क्या अभी ना यूनिट 1 का रिवीजन करना है। ठीक है, यूनिट 1 का रिवीजन करना है। तो यूनिट 1 के रिवीजन में हम क्या, देखो ये बिजनेस फाइनेंस जो यहाँ पे आया है ना, ये एग्जैक्टली में बिजनेस फाइनेंस नहीं था, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट से डिराइव्ड हुआ है। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि आपको बिजनेस करने के लिए, मेरा पढ़ाने का थोड़ा तरीका अलग है। मैं कभी-कभी शॉर्ट फॉर्म में भी इस्तेमाल करती हूँ। लाइक जैसे कि मान लो मैंने लिखा एमजीएमटी, ठीक है? तो एमजीएमटी का क्या मतलब है? मैनेजमेंट, ठीक है? ये शॉर्ट फॉर्म है। तो इससे जो मेरे प्रीवियस स्टूडेंट हैं उन्हें मालूम है कि मैम हमेशा एमजीएमटी लिखती हैं। दिस मीन्स कि वो मैनेजमेंट लिख रही हैं, ठीक है? अगर न्यू स्टूडेंट्स हैं तो उनको थोड़ी-सी परेशानी हो सकती है समझने में, ठीक है? तो फिलहाल के लिए फिनेंशियल मैनेजमेंट का ये पार्ट है। अब फाइनेंस क्या, बिजनेस में आपको फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। मतलब विदाउट फाइनेंस आप रन नहीं कर सकते। अगर रन नहीं कर सकते इसका क्या मतलब है कि आप फाइनेंस को आगे कैसे ले करके आ रहे हो, राइट? तो किस तरीके से आपको अरेंज करना है, तो हमें यही तो पढ़ना है, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस ही तो पढ़ना है। तो वही सारी चीजें हैं कि आप किसी भी बिजनेस में किस तरह से, अब ये सोर्सेज आपके अलग हो सकते हैं। मे बी ऐसा हो सकता है कि आपको बिजनेस के टाइम पे सोर्सेज अलग अलग हो सकते हैं। लाइक जैसे कि मान लो मैंने बिजनेस स्टार्ट करा एंड मैं बहुत रिच इंसान हूँ। तो मुझे क्या हुआ ना कि मेरे पास में पहले से ही मेरी ओन क्रिएशन रखी थी, मेरी ओन कैपिटल रखी थी, ठीक है? तो वही इन्वेस्ट कर दिया, राइट? या फिर मेरी दोस्त बहुत ज्यादा धनवान थी तो उसने मुझे इन्वेस्ट कर दिया, लेट से 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, ठीक है, एक बार में। और या फिर ये हो सकता है कि मुझे 4-5 दोस्तों ने साथ में मिला करके 50-50 हजार रुपए दे दिया, ठीक है? तो सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं वो अवेलेबल है। बट फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी क्योंकि विदाउट फाइनेंस, कुछ टाइम में आप लोग कहोगे कि नहीं मैम, बहुत सारे लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं और वो बिजनेस बिना पैसे के भी स्टार्ट होता है। डेफिनेटली यस, बिजनेस बिना पैसे के भी स्टार्ट होता है। बट उस टाइम में हम क्या ना, लोन ले करके बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं, या फिर ऐसा होता है कि हम कभी कभी कुछ कुछ चीजें भी ले लेते हैं जिससे कि हमारे लिए हेल्प हो जाती है और हमें पैसे उसके बाद में देने पड़ते हैं, ठीक है? तो फाइनेंस की जरूरत पड़नी ही पड़नी है चाहे किसी भी हालत में हो, ठीक है? अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत सारे डिसीजन लेने की जरूरत होती है। तो वो डिसीजन कुछ होते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिसीजन लेने की जरूरत होती है। अब वो डिसीजन क्या है भाई, आपको पैसा कैसे लेकर के आना है, आपको पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, इसके डिसीजन लेने पड़ते हैं। वो डिसीजन आपके कैसे हो सकते हैं, पहला तो एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो सकता है, ठीक है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या, कि आप पैसा लेकर के आए, मान लो आपने बिजनेस में पैसा लगाना है। अब जैसे कि मान लो किसी दोस्त से कहा कि हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, तो शायद दोस्ती यारी में वो इंसान नहीं पूछेगा कि आप मेरा पैसा का क्या करोगे, कैसे करोगे। हो सकता है कि वो कुछ पूछे ही नहीं, ठीक है?
लेकिन अगर आपने किसी वेंचरर या फिर किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन से पैसा लिया तो वो पूछेगा। तो आपने उसको कहा, इफ यू इन्वेस्ट इन माई बिजनेस, योर मनी विल बी डबल आफ्टर 2 मंथ या फिर 3 मंथ। तो आप ये सोचोगे कैसे हो जाएगा। तो वही चीज है ना, आज से 10 साल पहले जो 1 रुपए की टॉफी मिल जाती थी, वो आज से 10 साल बाद में 10 रुपए की मिल रही है। कैसे? इन्फ्लेशन रेट की वजह से। उसी तरीके से और भी सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे कि मनी वैल्यू इंक्रीज करती जाती है। और जब वो इंक्रीज हो जाती है तो प्रेजेंट वैल्यू से ज्यादा फ्यूचर वैल्यू होती है। ठीक है। तो उस हिसाब से हमने सोचा और उस इंसान ने बिजनेस में पैसा लगाया। अब कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी होगी, तभी के लिए तो उसने पैसा लगाया है। और प्रोडक्टिविटी में प्रॉफिट होगा, जो कि प्रॉफिट आफ्टर आपके इनकम और एक्सपेंसेस के बाद में जो प्रॉफिट बचता है, उसको आप कहाँ इन्वेस्ट करोगे? उस इंसान जिसने आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करा। एक इस तरीके का डिसीजन लेना होता है। और किस तरीके का डिसीजन लेना होता है? फाइनेंसिंग डिसीजन लेना होता है। अब फाइनेंसिंग डिसीजन का क्या मतलब है? यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डिसीजन लेते हो। मान लो बिजनेस स्टार्ट करना है 5 साल के लिए, वर्किंग कैपिटल की जरूरत हो रही है आपको, आपको फिक्स कैपिटल की जरूरत हो रही है, बिजनेस का नेचर कैसा है, उसके लिए भी बहुत सारे फैक्टर्स मायने रखते हैं कि आप किस तरह से आगे बढ़ना चाह रहे हो। राइट? इतने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट डिसीजन कौन सा लेते हैं हम डिसीजन लेते हैं डिविडेंड का। ठीक है। डिविडेंड डिसीजन लेते हैं। अब इन सारे डिसीजन में भी एक क्लासिफिकेशन है। तो क्या क्लासिफिकेशन है? तो फिलहाल के लिए जो ये आपका ऑड सेमेस्टर है ना, इसमें ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए इसका रिवीजन भी करा रहे हैं। राइट? तो देखो, इन्वेस्टमेंट में दो तरीके के डिसीजन होते हैं। आप पहला करोगे कैपिटल बजटिंग, विच वी डिस्कस आफ्टर दिस क्लास। राइट? कैपिटल बजटिंग। ओके। कैपिटल बजटिंग हो गया। और वर्किंग कैपिटल डिसीजन। ठीक है। फाइनेंसिंग डिसीजन कैसे होते हैं ये आपके? यहाँ पे आप चेक करते हो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है। ठीक है। मतलब कोई भी फाइनेंस करा, उसकी कॉस्ट, कैपिटल की कॉस्ट क्या है। नेक्स्ट जो डिसीजन लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण, वो लेते हैं हम कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। लाइक आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है। नेक्स्ट डिसीजन जो हम लेते हैं वो लेवरेज रिलेटेड लेते हैं। ठीक है। लेवरेज क्या होगा? और डिविडेंड, डिविडेंड में हम क्या करते हैं? पहले तो डिविडेंड पॉलिसी देखते हैं, उनकी डिविडेंड पॉलिसी है कैसी, तभी तो आप इन्वेस्ट करोगे ना। नेक्स्ट क्या देखते हैं हम? रिटेन्ड अर्निंग कैसी है। रिटेन्ड का क्या मतलब है? जो चीज आपने रखी, इनकम रिटेन्ड करी। ठीक है। इनकम रिटेन करी। ठीक है। रिटेन करी। तो पहला क्या, आपने क्या करना है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन की जब बात करेंगे तो हम आपको क्या पढ़ना है? कैपिटल बजटिंग पढ़ना है। जब हम फाइनेंसिंग डिसीजन की बात करेंगे तब आपने क्या पढ़ना है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, लेवरेज। डिविडेंड की बात करेंगे, डिविडेंड पॉलिसी एंड रिटेन अर्निंग। चीजें समझ में आ रही है? यूनिट वाइज कैसे चलना है आपको समझ में आ रहा है? और क्वेश्चन किस तरीके का पुट डाउन हो सकता है आपको समझ में आ रहा है? ठीक है। ओके। अब जो ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है, ये किस तरह का हो सकता है? देखो, ये लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों हो सकते हैं। ठीक है। फाइनेंसिंग डिसीजन कैसा हो सकता है? आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है? आपका मिक्स कैपिटल स्ट्रक्चर हो सकता है, या फिर फाइनेंसिंग लाइक जो स्ट्रक्चर है वो कैसे डिसाइड होता है?
रिस्क क्या है, ठीक है, कैपिटल रिस्क क्या है, आपको रिटर्न कितना मिलेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और डिसीजन में क्या हम करते हैं कि कितना डिविडेंड हम पे करेंगे, ठीक है, कंपनी कितना डिविडेंड देगी उसके डिसीजन लेने जरूरी होते हैं। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, सोर्स ऑफ फाइनेंस। सोर्स ऑफ फाइनेंस, तो ओके, तो सोर्स ऑफ फाइनेंस में क्या, हम पहले तो पढ़ेंगे बेसिस ऑफ टाइम। सोर्स ऑफ फाइनेंस में बेसिस ऑफ टाइम, लाइक टाइम के हिसाब से कैसा कैसा फाइनेंस हो सकता है, एंड बेसिस ऑफ ओनरशिप, एंड बेसिस ऑफ जनरेशन, सोर्स ऑफ जनरेशन, ठीक है। अच्छा, टाइम के हिसाब से कैसा हो सकता है आपका, वेरी इजी, लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है, मीडियम टर्म के लिए हो सकता है, और शॉर्ट टर्म के लिए। ओनरशिप के हिसाब से आपका ओन मनी भी हो सकता है, या फिर बोरोड मनी भी हो सकता है। और जो जनरेशन के हिसाब से है, जनरेशन के हिसाब से आपका कैसा मनी हो सकता है, इंटरनल हो सकता है, जो कि इंटरनली जनरेट होगा, या एक्सटर्नल हो सकता है, ठीक है। लॉन्ग, मीडियम, शॉर्ट, ओन, बोरो, इंटरनल, एक्सटर्नल है एक ही तरीके के, बट आपको समझना पड़ेगा कि कैसे कैसे ये वर्क करते हैं, ठीक है। जैसे कि वर्क कैसे करते हैं ये, मान लो लॉन्ग टर्म की बात आ रही है, अब आप लॉन्ग टर्म पे लगाओगे तो ये कौन लोग लगाते हैं, ओनर लगाते हैं, तो ये इसमें क्या आ जाएगा, इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर को आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ के आए, आई डोंट वांट टू कि आप मतलब आपको नहीं पता है या फिर मुझे आपको बताना पड़ेगा, डेफिनेटली मैं बताऊंगी, बट आपको आपको खुद से एक्सप्लोर करना चाहिए, ठीक है। ये रिवीजन सेशन है तो आप इसे खुद से एक्सप्लोर करेंगे तो चीजें और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आने लगेंगी आपको, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर, अब प्रेफरेंस शेयर कैसे होते हैं, लाइक जैसे प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जो कि इक्विटी शेयर नहीं होते, कुछ ऐसी बुक में लिखी रहती है डेफिनेशन। तो जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनको प्रेफरेंस मिलता है, मतलब एक सर्टेन परसेंटेज के हिसाब से उनको रहता है कि इनको डिविडेंड इतना ही मिलेगा, इससे ना अधिक मिलेगा ना ज्यादा मिलेगा। इसमें बहुत सारे लॉसेस भी होते हैं कि मान लीजिए अगर आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी अगर गेन में चल रही है या सरप्लस में चल रही है, उस दरमियान होता है कि आपको उतना ही परसेंटेज मिलेगा जितना हो रहा है। इसमें प्रॉफिट भी होता है, मान लीजिए कि अगर आपकी कंपनी लॉस में चल रही है, तो लॉस में चलने के लिए यहाँ जो परसेंटेज लिखा है आपको उतना ही दिया जाएगा। इक्विटी शेयर के भी अपने अलग प्रॉफिट एंड लॉस हैं, ठीक है, बट इक्विटी को इक्विटी क्यों कहा जाता है और प्रेफरेंस को प्रेफरेंस क्यों कहा जाता है, ये आप खुद से स्क्रॉल करेंगे तब आपको समझ में आएगा। अभी हम नहीं बताएंगे आपको कि इक्विटी को इक्विटी क्यों कहा जाता है और प्रेफरेंस को प्रेफरेंस क्यों कहा जाता है, ये आप खुद से पढ़ेंगे, होमवर्क है आपका, ठीक है। इंटरनल अक्रूवल्स आ जाते हैं अब इसमें। नाउ इंटरनल अक्रूवल्स क्या होते हैं, पहले तो इसे समझते हैं। जैसे कि हिंदी में इसको उपार्जन बोलते हैं, लाइक जो चीजें उपार्जित करी जाती हैं, ठीक है। तो अक्रूवल का क्या मतलब है कि आपने पहले ही कोई ऐसा मतलब कि लाइक टाइम के हिसाब से अक्रूवल हो गया है यहाँ पे, ठीक है। उपार्जन का मतलब पहले से ही अर्जन कर लिया है, ठीक है। और इंटरनल अक्रूवल हुआ है, ठीक है, मतलब कि विद इन द कंपनी हुआ है,
तो ये हो गया, आपने पहले से ही वो पैसे मिल गए हैं। इसको हम एडवांस क्यों नहीं बोल सकते? बिकॉज़ ये हमारी कैपिटल है, यहाँ पे अक्रूवल वर्ड ही यूज़ होगा। हम इसे यूज़ कर सकते थे एडवांस, बट इट्स जस्ट लाइक कि यहाँ पे कैपिटल है, इस वजह से ये अक्रूवल वर्ड ही इस्तेमाल होगा यहाँ पे, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? डिबेंचर एंड बॉन्ड्स, लाइक ये भी लॉन्ग टर्म के लिए ही होते हैं। अब डिवेंचर क्या है? डिवेंचर या बॉन्ड, सिंपल। इंडिया में ज़्यादातर इनको डिवेंचर ही कहते हैं, बट फॉरेन में ये बॉन्ड्स कहलाते हैं, ठीक है? डिवेंचर का क्या मतलब है? इट जस्ट लाइक अ उधारी, इट जस्ट लाइक अ कर्जा। आपने कंपनी खोला है, आपको फाइनेंस चाहिए था, आपने दूसरे से उधारी मांग ली, लॉन्ग टर्म के लिए मांग ली। तो इसका जो ड्यूरेशन होता है, वो होता है 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, मैक्सिमम 20 साल, ठीक है? तो ये होता है। फिर आता है हमारा टर्म लोन। अब टर्म का क्या मतलब है और लोन का क्या मतलब है? टर्म लोन क्या, कि एक टर्म के लिए पूरा, मतलब मान लो ये मेरे समय है और इस पूरे वक्त के लिए लोन लिया गया है। जैसे कि टर्म के लिए मान लो 5 साल, 10 साल, ये लोन इस तरीके का, राइट? वेंचर फंडिंग, ठीक है? अब वेंचर फंडिंग का क्या मतलब है कि लॉन्ग टर्म में बहुत बड़े-बड़े बिज़नेसमैन्स होते हैं या फिर बहुत बड़े-बड़े वेंचर्स ग्रुप होते हैं, जो कि आपके बिज़नेस में पैसा लगाना चाहते हैं या फिर कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो वेंचर फंड्स होते हैं, ठीक है? फिर असेट सिक्योरिटाइज़ेशन। अब असेट सिक्योरिटाइज़ेशन का क्या मतलब है कि असेट आपने जो है गिरवी रख दी, सिक्योरिटी, एज अ सिक्योरिटी रख दी, ठीक है? ओके। फिर उसके बाद में इंटरनेशनल फाइनेंसिंग होती है। इंटरनेशनल फाइनेंसिंग आपका स्कोप नहीं है, मतलब कि यहाँ पे आपको ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है? बट एक होती है इंटरनेशनल फाइनेंसिंग। इंटरनेशनल फाइनेंसिंग में क्या हम क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट कर देंगे लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए इंटरनेशनल सोर्सेस में, राइट? फिर मीडियम टर्म की अगर हम बात करें तो मीडियम टर्म कैसे होते हैं? सिंपल, जो चीज लॉन्ग के लिए यूज हो रही है वही मीडियम के लिए भी यूज होती है, ठीक है? इसमें जो न्यू आता है, मीडियम में हम क्या कर सकते हैं? हायर परचेज कर सकते हैं, ठीक है? हायर परचेज कर सकते हैं। हायर परचेज में क्या, हमने कुछ भी चीज हायर करी, ठीक है, और उसकी जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट हम पे नहीं करते तब तक हमें वो चीज, मतलब कि वहां पे हायर कर रखी है, ठीक है, और लास्ट में जब उसको करते हैं तब जा करके हम उसमें हमें ओनरशिप मिलती है, ठीक है, तो ये हायर परचेज हो जाता है। और फिर उसके बाद में एक लीज फाइनेंसिंग होती है, जिसे हम हिंदी में पट्टा बोलते हैं, ठीक है? तो लीज फाइनेंसिंग, लीज पे भी सामान हम ले सकते हैं। बहुत पॉपुलर मेथड था ये 1950s के टाइम पे, और फिर उसके बाद में टिल 90s तक। बट अब लीजिंग बहुत कमी होता है। बहुत दफा ऐसा देखा गया है कि आप लीजिंग तभी करते हो जब आपको थोड़ा जायदाद हो गई या फिर संपत्ति हो गई, इनको रखाना होता है, ठीक है? फिर आपके आते हैं फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से लोन आते हैं, ठीक है? एनबीएफसी से आपने लोन ले लिया। एनबीएफसी क्या है? आपको खुद एक्सप्लोर करना पड़ेगा। एनबीएफसी क्या है? नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कॉर्पोरेशंस, ठीक है? क्या है वो आप पता करोगे। तो फाइनेंसिंग बाय द इंस्टीट्यूशन हो जाता है। और फिर उसके बाद में आपके गवर्नमेंट सोर्सेस भी होते हैं, ठीक है? वहां पे भी आप इन्वेस्ट करते हो, लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड कॉमर्शियल बैंक से भी आप लोन ले सकते हो, वो भी मीडियम टर्म के लिए होता है, ठीक? अब शॉर्ट टर्म के लिए क्या देख सकते हैं हम? शॉर्ट में सिंपल, इंडियन फिनेंशियल सिस्टम आप अपने 5th सेमेस्टर में पढ़ोगे, तो वहां पे आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा कि फाइनेंशियल शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग क्या होती है। अभी के लिए ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लीजिए, इतना समझ लीजिए, शॉर्ट टर्म में आता है ट्रेड क्रेडिट, ठीक है? ट्रेड क्रेडिट, जिसमें नेगोशिएशन होता है, जिसमें कि विनिमय विपत्र बनता है। विनिमय विपत्र मतलब कि बिल ऑफ एक्सचेंज बनता है, ठीक है? फिर आपके कैसे हो गए? फिक्स डिपॉजिट हो गए विद इन 1 ईयर, मतलब लेस देन 1 ईयर,
ठीक है, ये डिपॉजिट्स हो जाते हैं। अब आपको मैं इसका एग्जांपल समझा सकती हूँ। मान लो मुझे अगर इन्वेस्ट करना है, मैंने पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट कर दिया और वो पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करने के बाद में अब हमें पता है कि ये 6 महीने के लिए है, ये 1 साल के लिए है, तो ये कैसा विद इन 1 ईयर के अराउंड होता है डिपॉजिट, ठीक है? इसमें टाइम डिपॉजिट शामिल है। फिर क्रेडिटर्स आ गए। अब कुछ क्रेडिटर्स होते हैं जो कि शॉर्ट टर्म के लिए हमें पैसा दे देते हैं, ठीक है? हाँ, फिर उसके बाद में फैक्टरिंग सर्विस हो गई, ठीक है? फैक्टरिंग, अब इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं आढ़तिया। फैक्टरिंग सर्विस इसे ऐसे समझ लो कि लाइक एक मीडिएटर है और आपको उसमें फैक्टरिंग कॉस्ट इसमें मिलती है, ठीक है? अगर आपने मान लो उनसे पैसा लिया, फिर उसके बाद में इनको वापस किया, तो ये फैक्टरिंग कॉस्ट हो जाती है। फिर बिल डिस्काउंटिंग, ठीक है? बिल डिस्काउंटिंग रेट्स होते हैं। अब ओन्ड में क्या आता है? ओन्ड में सिंपली इक्विटी शेयर्स आते हैं, प्रेफरेंस शेयर आते हैं, रिटेन अर्निंग आती है और कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आते हैं। ये सब ओन में है, मतलब जिसमें आपका मालिकाना अधिकार होता है। बोरो में क्या आता है? लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कॉमर्शियल बैंक्स। इंटरनल सोर्सेज में क्या होता है? इन लाइक आपने विद इन कंपनी से लिया। अब विद इन कंपनी से लेने का क्या मतलब होता है? इक्विटी, प्रेफरेंस, कन्वर्टेबल, रिटेन अर्निंग, ठीक है? ये सारी चीजें आ जाती है। एक्सटर्नल में क्या? रिटेन्ड प्रॉफिट्स, ठीक है? रिटेन प्रॉफिट, रिडक्शन इन वर्किंग कैपिटल एंड सेल ऑफ असेट एक्सेट्रा, ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग बनते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे बातचीत करते करते हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है? आपको महसूस नहीं हुआ होगा, लेकिन हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो फिलहाल के लिए बहुत बढ़िया सीरीज चल रही है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे डिबेंचर अच्छे से, ठीक है? एक मिनट, लेट मी चेक। ओके, तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, आप कमेंट सेक्शन में बताना, या फिर अगर आप पर्सनल मैसेज भी करेंगे हमें, तो भी हमें पता चल जाएगा कि क्या दिक्कत आ रही है आपको, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे कि कुछ कहीं और से अगर आपको कोई क्रॉस क्वेश्चन आ रहा हो, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? ओके, सो अब हम क्या करेंगे? अब हम एक ऐसा क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में आना ही आना है। उसको पढ़ने के लिए कोई भी मतलब लाइक बहुत ज्यादा हमें सोचने समझने की जरूरत नहीं, वो क्वेश्चन तो आना ही आना है, ठीक है? तो हमें क्या पढ़ना है अभी? कैपिटल स्ट्रक्चर। अब कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? पूंजी संरचना हिंदी में कहेंगे इसे, ठीक है? स्ट्रक्चर, ठीक है? किसी भी बिजनेस में स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि कैपिटल का कैसा स्ट्रक्चर होगा, हम पहले से ही डिफाइन कर देते हैं, ये हमारा कैपिटल, ये हमारा बिजनेस का नेचर, ये हमारा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है? प्रोसेस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। कैपिटल इसमें कैसा होता है? लाइक प्रोसेस क्या हो सकता है? कैपिटल का मतलब समझ रहे हैं आप लोग एकदम बिल्कुल साफ शब्दों में? कैपिटल वो जो बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस को चलाने के लिए पैसा लगाया, उसे हम कैपिटल बोलते हैं। ये ओनर्स क्या, ओनर्स मनी भी होता है। स्ट्रक्चर वो जो एक स्ट्रक्चर है, ठीक है? अब इसका प्रोसेस कैसे होता है? सबसे पहले तो आप कैपिटल का बजट बना लो, ठीक है? तो कैपिटल बजटिंग पहला प्रोसेस स्टेप, ठीक है? नेक्स्ट प्रोसेस क्या है उसमें? लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड्स। लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड, ओके। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, आपने पहले कैपिटल बजट बना लिया, फिर आपके बिजनेस को जरूरत पड़ेगी लॉन्ग टर्म सोर्स की, आप वो देख लीजिएगा। फिर आपने क्या करना है? कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करना है, ठीक?
तो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करना है। जब आप डिसाइड कर लीजिएगा, तब आप कैसे डिसाइड करेंगे? पहले तो डिविडेंड डिविडेंड डिसीजन लेंगे। फिर डेट इक्विटी, इक्विटी आपकी इक्विटी कितनी रहेगी, मतलब ओनर्स कैपिटल कितना रहेगा। फिर एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर यदि कोई है तो उसके बारे में भी आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आप बार बार चेंज नहीं कर सकते चीजों को। ठीक है, उसी का डिसीजन लेना पड़ेगा। और जब ये सारी चीजें निकल आएंगी, तो आप इनकी कैलकुलेशन करोगे। हाउ टू कैलकुलेट डिविडेंड डिसीजन? तो आपने सिंपली करना है कि इसमें आपको कैलकुलेशन लगानी पड़ेगी कि डिविडेंड किस तरह से मिल रहा है, उसका डिसीजन कैसे लेना है। ठीक है, तो पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि इन्वेस्टर रिस्क कितना है। इन्वेस्टर्स रिस्क, ठीक। डेट इक्विटी में आपको क्या देखना पड़ेगा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल का इफेक्ट कितना पड़ रहा है। और जब आप एग्जिस्टिंग की बात करोगे तो आपको अर्निंग पर शेयर देखना पड़ेगा, जिसे हम ईपीएस बोलते हैं शॉर्ट में। जब ये सारी चीजें देख लोगे तभी आपका निकलेगा वैल्यू फॉर फर्म। ठीक है, वैल्यू ऑफ फर्म निकलेगा। अब इसको चाहे तो आप एक स्ट्रक्चर में बना सकते हो, चाहे तो ये पूरा का पूरा ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, अब कैपिटल स्ट्रक्चर्स की कुछ थ्योरीज होती है। लाइक प्रोसेस तो हमें समझ में आ गया। कैपिटल स्ट्रक्चर्स की थ्योरी क्या है, हम एक ब्रीफ लेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम उसको इन डेप्थ पढ़ेंगे। पहला तो नेट इनकम अप्रोच। ठीक, नेट इनकम अप्रोच। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल अप्रोच। नेक्स्ट है नेट ऑपरेटिंग इनकम। नेट ऑपरेटिंग इनकम। नेक्स्ट है एमएम हाइपोथेसिस अप्रोच। इसका नाम है मोदिग्लानी मिलर अप्रोच। हाइपोथेसिस अप्रोच। ठीक है, तो ये कुछ रिलेवेंट थ्योरीज हैं। ठीक है, इनके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में एकदम बिल्कुल फुल टू डिस्कशन करेंगे, एक एक करके, वन बाय वन। ठीक है, और इसके कुछ रिलेटेड डायग्राम्स हैं वो भी सीखेंगे नेक्स्ट सेशन में। अभी तक के लिए आपको इतना ही पढ़ना है। कुछ रिलेटेड नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हैं। आप जैसे भी पूछेंगे मुझे आपकी क्वेरी सॉल्व करने में बहुत अच्छा लगेगा। और अगर कोई दिक्कत आती है तो डेफिनेटली मुझसे आप बातचीत कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।